नमस्ते साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप बीएचटीसी अर्थात प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड अर्थात शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्लास को पूरी देखिएगा व अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो आइए ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, अच्छा अध्यापक वह है जो, इसके ऑप्शन है मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, या सादा जीवन व्यतीत करता हो, या अपने विषय में प्रवीण हो। तो इनमें से कौन से एक अच्छे अध्यापक की विशेषता है? तो इनमें से कौन अच्छा अध्यापक है? तो अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। तो एक अच्छा अध्यापक कौन है? जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, वह एक अच्छा अध्यापक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? महत्वपूर्ण है, थोड़ा परसेंट इसको ध्यान रखना। ऑप्शन है इंग्लैंड, इटली, जर्मनी या फ्रांस में। तो इनमें से कहाँ पर किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले खोले गए थे? तो याद रखना, किंडरगार्टन कौन से स्कूल? किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर सबसे पहले किंडरगार्टन स्कूल खोले गए थे, है ना। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? तो यह विचार किसका था कि शिक्षा के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य अभिरुचि है? तो ऑप्शन है रूसो, मरिया मोंटेसरी, मैकडूगल या टीपी नन। तो जो टीपी नन है, कौन? टीपी नन। टीपी नन शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य अभिरुचि को मानते हैं। तो याद रखना, टीपी नन ने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य किसे माना है? तत्व किसे माना है? तो अभिरुचि को। अभिरुचि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना है, किसमें? शिक्षा में। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा एक। तो अभिप्रेरणा एक क्या है? भौतिक अवस्था है, सहज अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था है या फिर मनोवैज्ञानिक अवस्था है? तो जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। अभिप्रेरणा किसी अवस्था है? तो अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, मनोवैज्ञानिक अवस्था है अभिप्रेरणा, ना। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। तो शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का या फिर छात्र व छात्राओं का। तो जो शिक्षा के माध्यम से ना, शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। तो याद रखना, समाज के सभी वर्ग, शिक्षा के वजह से सबका कल्याण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? तो बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? तो इसके ऑप्शन है उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, या अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी, उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बताकर। तो इनमें से कौन सा एक अच्छा उपाय है बच्चों में स्व अनुशासन की भावना विकसित करने का? तो इसका सही जवाब होगा उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर। बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? तो उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर बच्चों में स्व अनुशासन की भावना विकसित की जा सकती है। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। तो आप मान लो आप अध्यापक है, तो आप सबसे पहले प्राथमिकता किसे देंगे? विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विचार को, उच्च विचारों को या आस्था को। तो एक अध्यापक होने के नाते आप किसे प्राथमिकता देंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि हम अध्यापक होने के नाते सबसे पहले प्राथमिकता देंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। क्या वे एक अध्यापक के रूप में आप किसे प्राथमिकता देंगे? तो याद रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को प्राथमिकता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां, बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, ये क्योंकि? तो बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि ऑप्शन इसमें इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है, इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है, या इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है,
या फिर इसमें हस्तशिल्प को प्रधानता दी जाती है। तो बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कि बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षण क्या है? ऑप्शन एक कौशल, एक कला, एक क्रिया मात्र या फिर एक तपस्या। तो शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक कौशल है। क्या है शिक्षण? शिक्षण एक कौशल है। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की या फिर धार्मिक शिक्षा की। तो छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। किसकी? स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की छात्र के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य है? ऑप्शन संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, बी शिक्षा को रोजगार किससे संबंध करना, शिक्षा द्वारा समान अवसर देना या फिर शिक्षा को डिग्री से विच्छेदित करना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। क्या उद्देश्य है? संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात NEP 2020 का उद्देश्य है। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है? तो शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है ऑप्शन शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यता या इसमें से कोई नहीं। तो शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ क्या है? तो शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। यह शिक्षण अभियोग्यताएं कहलाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप क्या करेंगे? तो यदि अध्यापन कराते समय कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करेगा तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है छात्रों को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, छात्र को चुप रहने के लिए कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे या दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे। तो क्या करेंगे? तो स्वीकार कर लेंगे, अपनी गलती होगी ना उसे स्वीकार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण की परियोजना पद्धति है। तो शिक्षण की परियोजना पद्धति कैसी है? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित या बालक केंद्रित। तो जो शिक्षण की परियोजना है यह बालक केंद्रित है। कैसी है? बालक केंद्रित है। तो शिक्षण की परियोजना यह बालक केंद्रित है। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग या फिर ये सभी। तो एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को उपयुक्त सभी, ये सभी चीज़ें सिखानी चाहिए। कौन कौन सी? लक्ष्य प्राप्ति के लिए यथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना और समय का सदुपयोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है? छात्रों को पढ़ने में लगाना, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना या फिर छात्रों की परीक्षा पास कराने योग्य बनाना। तो अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है? तो अध्यापक का वास्तविक कार्य छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना। तो छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना अध्यापक का वास्तविक कार्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? ऑप्शन बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए, बच्चों में सही आदतें डाली जाए, बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए या फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बच्चों का कैसा विकास होना चाहिए? तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, है नहीं? संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, वैज्ञानिक हर दृष्टि से बालक का विकास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने की दृष्टि से उत्तम है? तो कौन सी है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि या पाठ्य पुस्तक विधि? तो वह है भ्रमण विधि। कौन सी है? भ्रमण विधि। अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? किस बात का ज्ञान होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान का, बालक कैसे सीखता है इसका, या फिर बालक की अभिरुचि और प्रवृत्तियों का। तो अपने छात्रों को समझने के लिए एक शिक्षक को उपयुक्त सभी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। कौन कौन सी? बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, बालक कैसे सीखता है इसके बारे में पता होना चाहिए, और बालक की अभिरुचि और प्रवृत्तियों का भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? राष्ट्रीय भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास हो या राष्ट्रीय भावना का जागे, राष्ट्रीयता के विरोध तत्वों को दमन करना चाहिए, या पूरे राष्ट्र के लिए एक ही जैसा विषय वस्तु की वकालत करनी चाहिए। तो शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागृत हो। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, या फिर वह भी दोनों को। तो पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षा के उद्देश्यों को और शिक्षा की आवश्यकताओं और रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। किस तरीके से छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकसित कर सकते हैं? तो छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने के तरीका है परिचर्चाओं का आयोजन करना, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना, अंत्याक्षरी का आयोजन करना, या उपयुक्त सभी। तो छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है सभी। कौन कौन से उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने के लिए परिचर्चाओं का आयोजन होना चाहिए, भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन होना चाहिए, और अंताक्षरी का भी आयोजन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23वां। छात्रों को गृह कार्य दिया जाए, वह पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए, पहले पढ़े गए पाठ पर आधारित ज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित हो और उसे दोहराने वाला होना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो छात्रों को जो गृह कार्य दिया जाना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो छात्रों को गृह कार्य दिया जाए वह पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यह केवल एक आदर्श वाक्य है। भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षकों की कुछ नहीं चल पाती। यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन में आपकी क्या राय है? तो आप बताना यह वास्तविक है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र के सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षण की सबसे कमज़ोर विधि कौन सी है? तो इनमें से कौन सी शिक्षण की सबसे कमज़ोर विधि मानी जा सकती है? तो आपको संवाद विधि, दृश्य श्रव्य विधि, प्रोजेक्ट विधि, या पाठ्य पुस्तक विधि। तो इनमें से कौन सी शिक्षण की सबसे कमज़ोर विधि मानी जा सकती है? तो वह है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि को शिक्षण की सबसे कमज़ोर विधि में माना जाता है। तो पाठ्य पुस्तक विधि सबसे कमज़ोर विधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26वां। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है? तो पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है? छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, छात्रों का मनोरंजन हो, या छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। तो पर्यावरण में विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय होना चाहिए पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27वां। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकारों में होनी चाहिए? तो प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए?
सरकार के हाथों में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में या उपयुक्त सभी के हाथ में। तो जो प्रौढ़ शिक्षा है यह गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए। कौन सी? प्रौढ़ शिक्षा। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप, तो निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या? बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, उपयुक्त सभी। तो निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता भी बढ़ी, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी और देश में भी साक्षरता बढ़ी। तो उपयुक्त सभी, ये सभी सही है। किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं? तो इनमें से कौन सी विधि से छात्र सबसे अधिक सीखते हैं? तो देखकर, स्वयं करके, सुनकर या पढ़कर। तो स्वयं करके। कैसे? स्वयं करके छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह से सीखते हैं। कैसे? स्वयं करके। कोई छात्र खुद उसका कार्य वो करेगा तो उसको जल्दी सीख पाएगा और समझ पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, तो शिक्षा कब सार्थक होगी? पाठ्यक्रम केंद्रित हो, शिक्षा छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। तो शिक्षा कब सार्थक होगी? तो शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित हो। कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो छात्र केंद्रित। आपको कहीं पर भी दिखे छात्र केंद्रित तो आपको छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित अवश्य होना है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा बाल केंद्रित मानी जाती है। और प्राचीन समय में शिक्षा कैसी थी? तो प्राचीन समय में तो शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी। कैसी थी प्राचीन समय में? तो प्राचीन समय में तो शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा बालक केंद्रित है। तो आपको बालक केंद्रित करना है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चनों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।